तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिसेंट करिए। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो फंडामेंटल राइट्स का सेकंड पार्ट था उसके बारे में बात करेंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट। सो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में ऑलरेडी हमने कहाँ तक पढ़ रखा है, 19 आर्टिकल तक पढ़ रखा था, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, 20 आर्टिकल। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है, अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक हम क्या है, इसमें एक अपराध के समय का क्या होगा, कानून लागू होगा। अपराध के समय का कानून लागू होगा, कानून लागू होगा, ठीक है। सेकंड में क्या है, दोहरे दंड से मुक्ति, दोहरे दंड से मुक्ति, ठीक है ना, दोहरे दंड से मुक्ति। थर्ड में है स्वयं के विरुद्ध, स्वयं के विरुद्ध जो गवाही है साक्ष्य नहीं माना जाए, साक्ष्य नहीं माना जाएगा। देखिए, इसके बारे में जानते हैं। एक्चुअली जो आर्टिकल हमारा 20 वो क्या कहता है, जैसे आपने कोई अपराध कर दिया, ठीक है ना, तो जब तक आप अपराध यानी अपराधी अपराधी साबित नहीं हो जाते तब तक क्या है, आप अपराधी नहीं कहे जाएंगे। इसके लिए क्या है, अपराध के समय का कानून लागू होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लड़ाई हुई 2020 में किसी पर्सन से, एंड उसने क्या किया भाई, आपने उसके क्या तोड़ दिए भाई, हाथ पैर तोड़ दिए, ठीक है ना, हाथ पैर तोड़ दिए। एंड भाई न्यायालय में केस गया, न्यायालय में केस जाने के बाद लगभग कितने साल हो गए, 2 साल हो गए, ठीक है। जब क्या हुआ भाई, दंड का समय आया, आपके लिए दंड दिया गया, ठीक है ना। तो जो दंड दिया जाएगा उस समय जो, ऐसा नहीं है 2022 में कोई और कानून आ गए। जैसे पहले कितनी सजा थी, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा करने के बाद किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं तो कितनी थी, 5 साल जेल थी, ठीक है ना। आपको 5 साल जेल में बिताने पड़ेंगे। लेकिन 2022 में कानून आ गया कि 10 साल जेल होगी। तो ऐसा नहीं है, आपको कितनी जेल होगी, 10 साल होगी। तो जेल कितनी होगी आपके लिए, 5 साल की जेल होगी। यानी कि अपराध के समय का कानून लागू होगा 2020 का, ना कि 2022 आ गई तो आपको 10 साल की होगी। दोहरे दंड से मुक्ति, हाथ पैर तोड़ दिए तो ऐसा नहीं है कि हाथ तोड़ दी उसके लिए क्या होगी, सजा अलग दी जाएगी, पैरों के लिए अलग दी जाएगी। तो क्या है, एक ही दोहरे दंड से मुक्ति पाना। और साथ के साथ क्या है, स्वयं के विरुद्ध गवाही साक्ष्य माना है। आपको पुलिस ले जाती है, लॉकर में डाल देती है, एंड आपको पीटती है, और क्या करती है, जबरन आपसे कबूल कराती है कि आपने क्या है भाई, ये खून किया है, बट आपने वह खून नहीं किया। तो जो आपकी गवाही है वो न्यायालय में क्या होगी, वो साक्ष्य नहीं मानी जाएगी। क्योंकि लॉकर में दिया गया कोई भी स्टेटमेंट क्या होता है, न्यायालय में क्या होता है, साक्ष्य नहीं होता है। ये किसमें है, आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21 में क्या है, ठीक है, आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक, ठीक है, लाइफ एंड, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। इसमें क्या है, आर्टिकल 21 में है, यानी कि प्राण यानी जीने का अधिकार आपके लिए, ठीक है ना। साथ के साथ जीने का अधिकार है, आपको कोई मार थोड़ी सकता है, प्रत्येक इंसान को जीने का अधिकार। ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 21 में क्या है, जीने का अधिकार। एंड इसमें और भी अधिकार दिए हैं, जैसे कि विदेश जाने का अधिकार। ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट से विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। दूसरा क्या है हमारा इसमें, जैसे स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, ठीक है। साथ के साथ में क्या है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, निजता का अधिकार, यानी कि निजता का अधिकार। और इसमें क्या क्या है, ठीक है ना, चिकित्सीय सहायता, चिकित्सीय सहायता। देखिए, इससे थोड़ा समझते हैं, ये सब क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स से। कोरोना हुआ, कोरोना के समय क्या वैक्सीन लगाएंगे लोगों के लिए, तो उसके लिए सरकार ने कोई भी फी नहीं ली। तो चिकित्सीय सहायता, क्योंकि ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। साथ के स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है। जगह जगह आपने देखा होगा कि भाई जगह जगह पर क्या है,
स्वच्छ जल के प्याऊ लगे हुए हैं, लोग जल पानी पी रहे हैं, तो वो क्या है, उनका अधिकार है। तो ये किसमें, आर्टिकल 21 में। एंड आगे बात की जाए आर्टिकल 22 में किसका वर्णन है? आर्टिकल 22 में है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो आर्टिकल 22 क्या कहता है, क्या हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा कि आप इसे हिरासत में क्यों ले रहे हैं, ये क्या है, आपका अधिकार है, पूछने का अधिकार है। साथ के साथ ठीक है, 24 घंटे के अंदर, अगर 24 घंटे से अधिक नहीं लगा सही, 24 घंटे के अंदर पुलिस को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, दंडाधिकारी जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनके समक्ष पेश करना पड़ेगा, दंडाधिकारी ठीक है, के समक्ष पेश करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपके लिए वो ज़्यादा समय तक आपके लिए नहीं रख सकते, ठीक है ना, कस्टडी में। साथ के साथ में क्या है, आपके लिए अपने मनपसंद वकील से क्या है, बात करने का अधिकार है, ठीक है ना, आप अपने मनपसंद वकील से बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। मनपसंद वकील से सलाह ले सकते हैं, ठीक है ना, सलाह ले सकते हैं। ये तो किसमें है, ये है आर्टिकल 22। एंड उसके बाद का बात करेंगे आर्टिकल 23 से 24 के बारे में। तो उसमें क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उसके बारे में बात करते हैं। आइए इससे पहले बिठा देते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार है तो उसके लिए केवल कितने आर्टिकल, 2 आर्टिकल, 23 है और 24 है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 23 में हम अभी वर्बली समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल 23 में क्या है, आर्टिकल 23 में है मानव दुर्व्यवहार, ठीक है, हम बलात् श्रम पर रोक। चलो देखो, आर्टिकल 23 से 24 तक क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 23 के बारे में हम बात करें, ठीक है। आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 में क्या है, मानव दुर्व्यापार, ठीक है, मानव दुर्व्यापार, दुर्व्यापार व बलात् श्रम पर रोक, बलात् श्रम पर रोक। देखिए, बलात् श्रम पर रोक कई बात है, जैसे जबरन मजदूरी आ जाती है इसमें, जबरन मजदूरी, ठीक है, जबरन मजदूरी। साथ के साथ क्या आती है इसमें, बंधुआ मजदूरी आ जाती है, बंधुआ मजदूरी आ जाती है, बेगारी आ जाती है इसमें, ठीक है ना, ये सभी है इसमें आती है। आर्टिकल 23 के बारे में समझते हैं, जैसे मानव दुर्व्यवहार, यानी कि लोग क्या करते हैं, बच्चों को किडनैप कर लिया, उसे बेचते हैं, तो क्या है, ये आर्टिकल 23 में आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। और साथ के साथ बाल श्रम, यानी कि लोग क्या करते हैं, जबरन मजदूरी कराते हैं किसी से, उसका मन नहीं है करने का, कोई भी पर्सन है, ठीक है ना, जबरन में आप मजदूरी नहीं करा सकते, ठीक है, मारपीट कर। और साथ के साथ बंधुआ मजदूरी क्या होती है, जैसे पहले समय में क्या होते थे, साहूकार होते थे। साहूकार एक ऐसा पर्सन होता था जो कि किसानों को क्या देता था, ऋण देता। अब किसानों को ऋण हुआ, किसी कारणवश किसान जो है उनके पैसे नहीं चुका पाए, तो वो क्या करता था, जीवन भर, जीवन भर क्या करते थे, बंधुआ मजदूर बनकर रहते थे। ये वो है, आप ऐसा नहीं कर सकते किसी भी पर्सन के साथ। ये किसमें, आर्टिकल 23 में। एंड बेगारी क्या होती है, आपने किसी का काम किया बट उसने आपको पैसे नहीं दिए, डेट इज कॉल्ड बेगारी, ठीक है ना। तो बेगारी भी क्या है, हमारा आर्टिकल 23 में कहता है कि बेगारी आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये आर्टिकल 23 हमें क्या देता है, राइट देता है। बात की जाए आर्टिकल 24, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है ना। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 में क्या है, 14 से कम आयु के बच्चों के नियोजन, नियोजन क्या होता है, नियोजन यानी कि कार्य करना, ठीक है ना, नौकरी करना, नियोजन पर प्रतिबंध। देखो, प्रतिबंध कहाँ कहाँ होंगे, ऐसा नहीं है कि वो काम कर ही नहीं सकते, कुछ क्या है, कुछ प्लेस है उस जगह नहीं कर सकते, जैसे कि कारखाने में, ठीक है, कारखाने में, कारखाने में, खदानों में, ठीक है, खदानों में, ठीक है ना। और साथ के साथ पटाखा फैक्ट्रियाँ हो गई, पटाखा फैक्ट्री हो गई, इसमें क्या है भाई, क्या है, बच्चे कार्य नहीं कर सकते, कारखाने में क्या है भाई,
खतरनाक वर्ग होगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनका इतना मेंटली क्या होते हैं, प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, तो क्या है कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं जिनसे क्या हो सकती है, उनकी बॉडी को क्षति पहुंच सकती है। साथ के साथ खदानों में क्या होता है कि कोयले की खुदाई होती है, उसमें क्या होती है, CH4 मीथेन गैस होती है, आग लग जाती है, ठीक है ना। पटाखा फैक्ट्री यू नो वेरी वेल, क्या होते हैं, पटाखे बनते हैं भी। तो इसमें आर्टिकल 24 क्या कहता है, इसमें कार्य नहीं कर सकते। बात करेंगे हम आर्टिकल 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 से 28 तक, ठीक है ना। इसमें क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये 3 आर्टिकल हमारा 25, 26, 27 यानी 4 आर्टिकल है। तो आर्टिकल 24 में क्या है, 25 में क्या, सॉरी, ठीक है, अंतःकरण के आधार पर, अंतःकरण के आधार पर धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता यानी कि अंतःकरण, यानी कि सब जो हमारे मन में आया, जैसे कि मैं एक हिंदू हूँ, ठीक है, मुझे इस्लाम धर्म की क्या है कुछ बात अच्छी लगती है, तो उसको मैं अनुसरण कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन इसमें आर्टिकल 25 ये नहीं कहता है धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता, ये नहीं है, ये नहीं समझना आप। धर्म परिवर्तन होता तो क्या होता भाई, जिस प्रकार क्या है, जो कोई भी पर्सन है वो आसानी से क्या कर सकता था, धर्म परिवर्तन कर सकता था, एंड साथ के साथ कहता है ये क्या है, मेरा राइट है, ऐसा नहीं है। अंतःकरण के आधार पर धर्म की स्वतंत्रता मान सकते हैं। जैसे अगर आपको मुस्लिम धर्म अच्छा लगता है, ठीक है, कुछ उसकी बात अच्छी लगती है, उसको अनुसरण कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, साथ के साथ क्या है, अपने धर्म को भी मान सकते हैं। ये किसमें, आर्टिकल 25 में, ठीक है। आर्टिकल 26 में क्या है, यानी धार्मिक कार्यों के लिए स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के लिए स्वतंत्रता, ठीक है। धार्मिक कार्यों के लिए स्वतंत्रता क्या है, जैसे कि भी लोग हैं, हिंदू धर्म में क्या है, एक प्रमुख त्योहार है एक दीपावली, तो दीपावली पे क्या कर सकते हैं भाई, आप दिए जला सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे से गले मिल सकते हैं, साथ के साथ ठीक उस प्रकार होली, एक दूसरे पर रंग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता कौन सा देता है, आर्टिकल हमारा 26 आर्टिकल देता है। 27 में क्या है, आर्टिकल 27 में है धार्मिक कार्यों के लिए कर नहीं, ठीक है। देखिए धार्मिक कार्यों के लिए कर नहीं, आर्टिकल 27 में, यानी कि चाहे आप हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, किसी भी धर्म से रिलेट करते हो, ठीक है, धार्मिक कार्य के लिए आपको कर नहीं देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे मंदिर हैं, तो उनमें जो भी दान होता है, ठीक है, दान होता है, तो उस पर कोई भी कर नहीं लगता है। साथ के साथ जो मंदिर या मस्जिद के लिए जो भूमि क्या होती है, ठीक है ना, घिरी हुई होती है, उस पर भी क्या लगता है, कोई भी कर नहीं लगता। तो धार्मिक कार्य के लिए कोई कर नहीं होगा, ये क्या कहता है हमारा आर्टिकल 27 कहता है। एंड आर्टिकल 28 में क्या है, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं, ठीक है, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं, ठीक है ना, धार्मिक शिक्षा नहीं। अब कहेंगे अभी सरकारी शैक्षणिक संस्थान हो गए, जैसे हमारी प्राथमिक विद्यालय हो गए, तो उनमें तो संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो इस बात को समझिए, संस्कृत केवल और केवल एक भाषा है, ठीक है, वो धर्म नहीं है। तो जैसे हिंदू धर्म में क्या थी, जो भी देवी देवता थे उनकी जो भाषा थी क्या थी, संस्कृत थी, ठीक है। ये नहीं कहेंगे कि भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान है तो उसमें क्या है, धर्म की शिक्षा दी जा रही है। वो एक भाषा है, भाषा को सीख रहे हैं। जिस प्रकार हम उर्दू सीखते हैं, ठीक उसी प्रकार क्या है, संस्कृत की सीख। तो शैक्षणिक संस्थानों में क्या है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, 28, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे हम आर्टिकल 29 एंड 30 के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार है इसमें, ठीक है ना। आर्टिकल 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण, देखिए अल्पसंख्यक होते हैं जो माइनॉरिटी, यानी कि जो जिस कम्युनिटी के लोग क्या होते हैं, कम होते हैं, डेट इज कॉल्ड क्या कहलाते हैं, अल्पसंख्यक, ठीक है। तो इसमें क्या, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण किया जाएगा।
आर्टिकल 13 क्या है? अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार, ठीक है, ये किसमें? आर्टिकल 13 में। जैसे मान लीजिए ईसाई धर्म के कोई भी पर्सन है, ठीक है, तो क्या है भाई, वो क्या करते हैं, ईसाई स्कूल होते हैं बहुत सारे, तो उन्हें क्या है, ये इसमें अधिकार दिया गया है। जैसे पारसी लोग हो गए, जो भी माइनॉरिटी में जिस भी जगह, उनके लिए क्या अधिकार दिए गए। एंड सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा? हमारा आर्टिकल 32 से पता होना चाहिए, ठीक है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या किया है, संविधान की आत्मा भी कहा है, ठीक है ना, संविधान की आत्मा भी कहा। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है कि वह कौन सा आर्टिकल जो क्या है हमें प्रेम विवाह का अधिकार देता है, ठीक है, प्रेम विवाह का अधिकार, जो कि प्रेम विवाह का अधिकार क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स, ये कौन सा आर्टिकल? सो आई होप this video will be helpful for you, so thank you so much for today.